भारतीय संविधान एवं शासन। देखो परिचय क्या है, संविधान क्या है। तो संविधान विशिष्ट कानूनी वैधता वाला एक विधिक दस्तावेज है। इसमें राज्य के मूलभूत संस्थानों की स्थापना का ढांचा निहित होता है। ये विभिन्न संस्थानों की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने वाले मूल सिद्धांतों को निर्दिष्ट करता है। इसके साथ ही ये विभिन्न संस्थानों की संरचना, संगठन, अधिकार क्षेत्र, उनके प्रमुख जनादेश को भी निर्धारित करता है। वस्तुतः ये विभिन्न संस्थानों के माध्यम से अंतर संबंधों को परिभाषित करता है। यह जीवन के सभी क्षेत्रों में नागरिकों और राज्य के मध्य संबंधों का संचालन करता है। संक्षेप में यह किसी राष्ट्र की नियम पुस्तिका है जो समाज और उनके कानून को नियंत्रित करती है। संविधान जो है वो राज्य के शासकीय निकायों द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीतियों को भी दर्शाता है। चूँकि भारत एक लोकतंत्र है तो इसका संविधान नागरिकों को मूल अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से मूलभूत सामाजिक राजनीतिक मूल्यों को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है। संविधान का कार्य क्या है। संविधान संविधान की महत्वपूर्ण राजनीतिक महत्ता होती है। इसके अनेक कार्य होते हैं। इसमें से कुछ निम्नलिखित है, जैसे कि विचारधारा की अभिव्यक्ति, यह किसी राष्ट्र राज्य के दर्शन और विचारधारा को दर्शाता है। मूलभूत कानून की अभिव्यक्ति, संविधान मूलभूत कानून को प्रदर्शित करता है। इन कानून को एक प्रक्रिया के माध्यम से सामान्यतः संशोधित या परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे संविधान संशोधन कहा जाता है। कुछ विशेष कानून भी होते हैं जो नागरिकों के अधिकारों पर केंद्रित होते हैं। उदाहरण स्वरूप अभिव्यक्ति, धर्म, सम्मेलन, प्रेस आदि की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार। संगठनात्मक ढांचा, ये सरकार के लिए एक संगठनात्मक ढांचा प्रदान करता है। ये विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों, उनके अंतर संबंधों और उनके अधिकारों पर प्रतिबंधों आदि को परिभाषित करता है। सरकार का स्तर क्या होना चाहिए। संविधान सामान्यतः सरकार के विभिन्न संगठनों के स्तरों को प्रदर्शित करता है। आमतौर पर यह संविधान द्वारा निरूपित किया जाता है। वह संघीय है, परिसंघीय है या एकात्मक है। यह राष्ट्रीय प्रांतीय सरकारों की शक्तियों को भी निरूपित करता है। भारत में तो यह स्थानीय सरकार की शक्तियों को भी निरूपित करता है। उदाहरण सोवियत संविधान में मुख्यतः विचारधारा की अभिव्यक्ति थी। उसमें संगठनात्मक ढांचे की अभिव्यक्ति कम थी। इसके विपरीत अमेरिकी संविधान तत्कालीन सरकार के दर्शन की अभिव्यक्ति की तुलना में सरकार, संगठन एवं शासन पद्धति अभिव्यक्ति आदि। संविधानवाद क्या है। संविधानवाद क्या है। सर्वप्रथम हमें संविधान और संविधानवाद के मध्य अंतर समझने की आवश्यकता है। राज्य सत्ता में निहित बाध्यकारी शक्ति का शासकों के द्वारा मनमानी ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। संविधान का निर्माण राज्य सत्ता के विरुद्ध एक सुरक्षा और तंत्र के रूप में काम ऐसे किया जाता है। इस व्यवस्था को जो लिखित या अलिखित संविधान के माध्यम से सरकारों या शासकों को क्षेत्राधिकार के भीतर रहने के लिए बाध्य करती है तो उसे संविधानवाद कहते हैं। संविधानवाद का तात्पर्य है कि राजनीतिक शक्ति का प्रयोग सीमाओं, निर्बंधों, नियंत्रणों और नियमों के अंतर्गत किया जाए। संविधानवाद का तात्पर्य है कि राजनीतिक शक्ति का प्रयोग सीमाओं के अंदर, नियंत्रण और नियमों के अंतर्गत किया जाए। संविधानवाद की अवधारणा में शक्ति के निरंकुश और अधिनायकवादी प्रयोग के विरुद्ध सीमित सरकार और विधि के शासन के सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है। केसी व्हीलर और डब्ल्यू.जी. एंड्रूज के अनुसार संविधानवाद का अर्थ है शक्तियों का विभाजन, न कि शक्तियों का केंद्रीकरण। समाज में बहुमत हितों की स्वीकृति, अधिनायकवादी और तानाशाही नेतृत्व की अनुपस्थिति, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर न्यूनतम प्रतिबंधों का आरोप। कार्ल जे फ्रेडरिक के अनुसार शक्तियों का विभाजन संविधानवाद का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। संविधानवाद राजशाही या गणराज्य, अभिजात वर्गीय राज्य या लोकतंत्र में विद्यमान हो सकता है यदि वहाँ शक्तियों का विभाजन व्याप्त है। भारत में संविधानवाद भारतीय संविधान में भी विद्यमान है। निम्नलिखित विशेषताएं इसका साक्ष्य: लिखित संविधान, संसदीय लोकतंत्र, विधि का शासन, मूल अधिकार, शक्तियों का पृथक्करण तथा नियंत्रण एवं संतुलन, लचीला संविधान तथा अपरिवर्तनीय आधारभूत ढांचा, सरकार का संघीय स्वरूप, स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक समीक्षा। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है। संविधान की प्रमुख विशेषताएं स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने वाले लक्षण या विशेष बातें होती हैं। भारतीय संविधान इन्हीं विशिष्ट लक्षणों के माध्यम से विभिन्न वैचारिक नियम और मूल्यों के माध्यम से के मध्य समन्वय स्थापित करता है। ये सब विशिष्ट लक्षण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ऐतिहासिक मूल्यों से प्रेरित रहे हैं, जो भारतीय संविधान की सफलता को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। लिखित एवं सबसे विस्तृत संविधान। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। इसके साथ ही ये विश्व के सभी देशों के संविधान की तुलना में सबसे अधिक विस्तृत है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां सम्मिलित थी, जिनमें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से कई परिवर्तन किए गए।
अप्रैल 2017 तक इसमें 25 भाग और 12 अनुसूचियां और 5 परिशिष्टों सहित 448 अनुच्छेद हैं। 1950 में अधिनियमित होने के पश्चात संविधान संशोधन हेतु 123 संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए गए। 101वां संविधान संशोधन कानून पारित किया गया। हालांकि अनुच्छेद 395 संविधान का अंतिम अनुच्छेद है, परंतु अप्रैल 2017 तक अनुच्छेदों की कुल संख्या 448 है। संशोधन के माध्यम से जोड़े गए नए अनुच्छेद मूल संविधान में संबंधित भाग में सम्मिलित कर दिए गए हैं। अनुच्छेदों के मूल क्रम को उलट पुलट नहीं करने के उद्देश्य से नए अनुच्छेद अल्फान्यूमेरिक सूची के अनुसार सम्मिलित किए गए। उदाहरण के लिए शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 21A और 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में सम्मिलित किया गया था। संविधान के विस्तृत होने के पीछे विभिन्न कारक जिम्मेदार हैं। जैसे सबसे प्रमुख कारकों में से एक ये है कि संविधान निर्माताओं ने विभिन्न स्रोतों और विश्व के बहुत से अन्य संविधानों से कई उपबंध ग्रहण किए थे। जैसे संविधान निर्माताओं ने प्रशासनिक विवरण से संबंधित विषयों पर प्रावधान निर्माण हेतु भारत सरकार अधिनियम 1935 का अनुसरण किया गया तथा इसकी कई विशेषताओं को बनाए रखा गया। दूसरा, भारत से संबंधित विशिष्ट मुद्दों के लिए प्रावधान निर्मित करना आवश्यक था, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े क्षेत्रों हेतु विभिन्न प्रावधानों का होना। तीसरा, केंद्र राज्य संबंधों में उनके प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय संबंधों तथा अन्य गतिविधियों के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के लिए विस्तृत प्रावधान किया गया। चूंकि भारतीय राज्यों के लिए पृथक संविधान नहीं है, अतः राज्य प्रशासन से संबंधित प्रावधान भी भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए हैं। पांचवा, स्थानीय स्वशासी और संस्थाओं से संबंधित प्रावधान भी भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त संविधान को आम नागरिकों के लिए सुस्पष्ट बनाने हेतु व्यक्तिगत अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की एक विस्तृत सूची एवं प्रशासकीय प्रक्रिया की जानकारी संविधान में समाविष्ट की गई है। नम्यता और अनम्यता का समन्वय। भारतीय संविधान विशुद्ध रूप से न तो कठोर है और न अनम्य है और न ही नम्य और लचीला है। इसमें कठोरता और लचीलेपन का समन्वय है। संविधान के कुछ भागों को संसद के साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया द्वारा संशोधित किया जा सकता है। हालांकि कुछ प्रावधानों में संशोधन तभी किया जा सकता है जब इस उद्देश्य के लिए एक विधेयक संसद के प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों के बहुमत तथा सदन में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से संसद के प्रत्येक सदन में पारित हो जाता है। साथ ही कुछ अन्य ऐसे प्रावधान भी हैं जो उपरोक्त विधि के द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं, परंतु उन्हें राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति हेतु प्रस्तुत करने से पूर्व कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है। ये भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि संविधान संशोधन विधेयक लाने की शक्ति केवल संसद में निहित है, राज्य विधानसभाओं में नहीं। संविधान सभा में पंडित नेहरू के शब्द, यद्यपि हम संविधान को इतना मजबूत और अस्थायी बनाना चाहते हैं जितना हम बना सकते हैं। संविधान सभा में पंडित नेहरू के शब्द क्या, यद्यपि हम संविधान को उतना मजबूत और अस्थायी बनाना चाहते हैं जितना हम बना सकते हैं, फिर भी संविधान में कोई अस्थायित्व नहीं है। संविधान में कुछ लचीलापन होना चाहिए। यदि आप कुछ भी कठोर और अस्थायी बनाते हैं तो आप राष्ट्र के विकास और जीवन के विकास और आदि को रोक देते हैं। किसी भी स्थिति में हम इस संविधान को इतना कठोर नहीं बना सकते कि बदलती परिस्थितियों के अनुसार इसका पालन न किया जा सके। जब विश्व में अशांति है और हम अत्यंत तीव्र संक्रमण काल से गुजर रहे हैं, तब हम जो आज करते हैं संभवतः वह भविष्य में पूर्णतः लागू नहीं हो सकता है। लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसका तात्पर्य यह है कि भारत की संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। वे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से स्वयं को प्रशासित करते हैं। भारत का राष्ट्रपति जो देश का सर्वोच्च अधिकारी है, एक निश्चित समय अवधि के लिए चुना जाता है। हालांकि भारत एक संप्रभु गणराज्य है, फिर भी इसकी राष्ट्रमंडल की सदस्यता जारी है, जिसकी प्रमुख ब्रिटिश सामग्री है। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता एक संप्रभु गणराज्य के रूप में उसकी स्थिति में समझौता नहीं करती है, क्योंकि राष्ट्रमंडल मुक्त और स्वतंत्र राष्ट्रों की एक संस्था है। ब्रिटिश सामग्री इस संस्था की मात्र प्रतीकात्मक प्रमुख है। सरकार का संसदीय स्वरूप। भारत ने ब्रिटेन द्वारा अपनाई गई वेस्टमिंस्टर प्रणाली को अपनाया है। यह सरकार की एक लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली है। इस प्रणाली में कार्यकारिणी विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यह सत्ता में केवल तब तक बनी रहती है जब तक उसे विधायिका का विश्वास प्राप्त है। भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का संवैधानिक प्रमुख होता है। केंद्रीय मंत्री परिषद का गठन विधायिका से ही किया जाता है। इसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
यदि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सदन में विश्वास खो देती है तो ये इस्तीफा देने के लिए बाध्य होती है। राष्ट्रपति, जो नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद अर्थात वास्तविक कार्यकारिणी की सलाह के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। राज्यों में भी सरकार संसदीय प्रकृति की होती है। संसदीय संप्रभुता एवं भारतीय संसद की स्थिति। संसदीय संप्रभुता को संसदीय सर्वोच्चता और विधायी सर्वोच्चता के रूप में भी जाना जाता है। ये संसद को सर्वोच्च कानूनी प्राधिकरण बनाता है, जो किसी भी कानून को समाप्त कर सकती है या नया कानून बना सकती है। तात्पर्य यह है कि संसद ऐसा कोई कानून पारित नहीं कर सकती जो भविष्य में स्वयं संसद द्वारा संशोधित न किया जा सके। इसके अतिरिक्त न्यायपालिका कानून को खारिज नहीं कर सकती है, अर्थात संसद द्वारा पारित किसी कानून की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। निम्नलिखित सिद्धांत संसदीय संप्रभुता के विपरीत है। संवैधानिक सर्वोच्चता का सिद्धांत। शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत। ये अधिकांशतः सामान्य कानून बनाने के लिए विधायिका के कार्यक्षेत्र को सीमित करता है। न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत। विधायिका द्वारा पारित कानून को कुछ निश्चित परिस्थितियों में अमान्य घोषित किया जा सकता है। संसदीय संप्रभुता ब्रिटिश संविधान का सिद्धांत है। ये ब्रिटेन में संसद को सर्वोच्च कानूनी अधिकार प्रदान करता है। क्या भारतीय संसद संप्रभु है? भारतीय संसद की संप्रभुता स्थिति ब्रिटेन के समान निरपेक्ष या निरंकुश नहीं है, क्योंकि यह संविधान के उपबंध के अधीन है। संविधान ही भारतीय संसद को अधिकार और शक्तियां प्रदान करता है। इसकी कुछ पूर्व निर्धारित सीमाएं हैं जो निम्नलिखित है। संसद केवल इन विषयों के संबंध में कानून बना सकती है जो या तो संघ सूची में है अथवा समवर्ती सूची में निर्दिष्ट है। संसद द्वारा बनाए गए कानून उच्चतम न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति के अधीन होते हैं। इसका तात्पर्य है कि संसद द्वारा निर्मित कोई कानून संविधान के आधारभूत प्रावधानों के विरुद्ध है तो उसे संबंधित न्यायालय द्वारा मान्य घोषित किया जा सकता है। निष्कर्ष। इस प्रकार ब्रिटेन के संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत के विपरीत भारत में संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत अपनाया गया है। संघीय और एकात्मक विशेषता का मिश्रण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। हालांकि संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, यद्यपि भारत एक संघीय गणतंत्र है। कोई राज्य संघीय होता है यदि सरकार 2 स्तरों में विभक्त होती है, दोनों के मध्य शक्तियों का वितरण होता है, लिखित संविधान होता है जो देश का सर्वोच्च कानून होता है, और संविधान की व्याख्या और केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों के समाधान के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान होता है। भारतीय संविधान में संघात्मकता के लक्षण निम्नलिखित होते हैं। उपरोक्त सभी संघात्मक विशेषताएं भारतीय संविधान में निहित है। सरकार के 2 स्तर विद्यमान हैं, एक केंद्र स्तर पर और दूसरा स्तर राज्य स्तर पर। इन दोनों के मध्य शक्तियों के वितरण का विस्तृत विवरण हमारे संविधान में किया गया है। 73वें संविधान संशोधन के पश्चात शक्तियों को स्थानीय स्तर पर विकेंद्रीकृत किया गया है। भारत का संविधान लिखित है एवं संविधान ही देश का सर्वोच्च कानून है। एकीकृत न्यायिक प्रणाली के शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय भी विद्यमान है जो कार्यपालिका और विधायिका के नियंत्रण से स्वतंत्र है। भारतीय संविधान में एकात्मकता के लक्षण निम्नलिखित है। जैसे संघीय राज्य की इन सभी आवश्यक विशेषताओं के बावजूद भारतीय संविधान में कुछ एकात्मक प्रवृत्तियां भी विद्यमान है। अन्य संघ जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका दोहरी नागरिकता का प्रावधान करता है, जबकि भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। संपूर्ण देश के लिए एक ही एकीकृत न्यायपालिका है। अखिल भारतीय सेवा जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा के प्रावधान एक अन्य एकात्मक विशेषता प्रदर्शित करते हैं। इन सेवाओं के सदस्य संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अखिल भारतीय आधार पर नियुक्त किए जाते हैं। चूंकि ये सेवाएं केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित होती हैं, अतः कुछ हद तक ये राज्यों की स्वायत्तता में बाधा उत्पन्न करती है। भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण एकात्मक विशेषता क्या है? आपातकाल का प्रावधान। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली हो जाती है और संघीय संसद को राज्य हेतु कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। ये केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है और केंद्र सरकार के हितों की रक्षा करने के निमित्त होता है। उपरोक्त प्रावधान हमारे संघ की एकात्मक प्रवृत्ति को प्रकट करता है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि प्रोफेसर के.सी. व्हीलर के अनुसार भारतीय संविधान सरकार की एक अर्ध संघीय प्रणाली है एवं अतिरिक्त एकात्मक विशेषताओं के साथ एक एकात्मक राज्य का प्रावधान करता है। संविधान निर्माताओं ने स्पष्ट रूप से व्यक्त किया था कि संघवाद और एकात्मकता के मध्य सामंजस्य विद्यमान है। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार संविधान में अपनाई गई राजनीतिक प्रणाली समय एवं परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार एकात्मक के साथ ही संघीय हो सकती है। ये कहा जा सकता है कि भारत में केंद्रीय मार्गदर्शन और राज्य अनुपालन के साथ एक सहकारी संघवाद विद्यमान है।
संयुक्त राज्य अमेरिका वास्तविक संघीय संविधान अपनाने वाला पहला देश था। इसकी संघीय संरचना अभी भी संदर्भ के रूप में ये निर्धारित करने हेतु प्रयुक्त की जाती है कि कोई संविधान संघीय है या नहीं। भारतीय संविधान का निर्माण जिन परिस्थितियों में किया गया था वे 1787 में निर्मित अमेरिकी संविधान की परिस्थितियों से बिल्कुल भिन्न थी। आज़ादी के समय भारत दुखद विभाजन और देश के कोने कोने में विद्यमान विभाजित प्रवृत्तियों का साक्षी था। इसलिए राज्य को कोई एक इकाई के रूप में बनाए रखने और अंत में अपने लोगों को एक राष्ट्र के रूप में एक साथ बनाए रखने के लिए एक मजबूत केंद्र का निर्माण करना तत्कालिक आवश्यकता थी। हालांकि संविधान में कुछ केंद्रीय प्रवृत्तियां भी पाई जाती हैं, परंतु भारतीय राज्यों में भी शक्ति और स्वायत्तता का एक उचित स्तर निहित है। भारतीय विधि आयोग के अनुसार एक मजबूत संघ और मजबूत राज्यों के मध्य कोई विरोधाभास नहीं होता है। उपरोक्त विचार विमर्श को संभवतः प्रोफेसर अलेक्जेंड्रोविच के शब्दों में सर्वश्रेष्ठ रूप से संक्षेपित किया जा सकता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत एक संघ है, परंतु एक सुई जेनरिस संघ है, अर्थात अपने ही प्रकार का संघ या एक अद्वितीय संघ है। असमितीय संघवाद हो गया। भारत के संविधान में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। जम्मू कश्मीर राज्य को अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष अधिकार प्रदान किया गया है। साथ ही भारतीय संविधान के सभी उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र एवं गुजरात अनुच्छेद 371, नागालैंड 371A, असम 371B, मणिपुर अनुच्छेद 371C, आंध्र प्रदेश अनुच्छेद 371D, अनुच्छेद 371E, सिक्किम अनुच्छेद 371F, मिजोरम अनुच्छेद 371G, अरुणाचल प्रदेश अनुच्छेद 371H और गोवा अनुच्छेद 371 के लिए भी विशेष उपबंध विभिन्न राज्यों की प्रादेशिक समस्याओं और मांगों के कारण बनाए गए। इन सब विशेषताओं के कारण ही भारतीय संघवाद को असमितीय संघवाद के रूप में जाना जाता है। मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा ये पुष्टि करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ आधारभूत अधिकार प्राप्त है। इन अधिकारों की चर्चा संविधान के भाग 3 में की गई है। इन्हें मूल अधिकारों के रूप में जाना जाता है। मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकारों की श्रेणियां थी, परंतु अब यह संख्या 6 रह गई है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 31 मूलतः एक संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 31 मूलतः एक मूल अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटा दिया गया। वर्तमान में ये केवल एक कानूनी अधिकार है। मूल अधिकार राज्य के नकारात्मक दायित्वों के रूप में वर्णित है। ये राज्य की सत्ता के विरुद्ध सीमाओं के रूप में काम करता है। मूल अधिकार न्यायोचित है। इन अधिकारों में से किसी एक का भी अतिक्रमण होता है तो कोई भी व्यक्ति उच्चतर न्यायालय, उच्चतर न्यायपालिका अर्थात उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है। मूल अधिकारों को प्रवर्तन के लिए अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत सीधे उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार की गारंटी दी गई। हालांकि भारत में मूल अधिकार असीमित नहीं है। राज्य और समाज की सुरक्षा और अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। संविधान की एक अनूठी विशेषता इसमें सम्मिलित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। ये सिद्धांत सरकार के लिए निर्देशात्मक प्रकृति की है, जिन्हें सरकार सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए लागू कर सकती है। इसमें सम्मिलित महत्वपूर्ण सिद्धांत जीविका के लिए पर्याप्त साधन, पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन, लोकहित के लिए धन का वितरण, निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, काम का अधिकार, वृद्धावस्था, बेरोजगारी, बीमारी, विकलांगता की स्थिति में सार्वजनिक सहायता, ग्राम पंचायतों का गठन, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान आदि हैं। इन सिद्धांतों में से अधिकांश भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने में मदद करते हैं। हालांकि ये न्यायोचित नहीं है, फिर भी इन सिद्धांतों को देश के शासन के लिए आधारभूत कहा गया है। मूल कर्तव्य। भारतीय 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के पश्चात मूल कर्तव्यों के लिए एक नया भाग 4A जोड़ा गया है। संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित करने का उद्देश्य नागरिकों को यह स्मरण कराना है कि जिस प्रकार नागरिक अपने अधिकार का आनंद लेते हैं, उसी प्रकार उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य सहसंबद्ध होते हैं। पथनिरपेक्ष राज्य। एक पथनिरपेक्ष राज्य न तो धार्मिक और न ही अधार्मिक या धार्मिक विरोधी होते हैं, बल्कि यह धर्म के मामले में तटस्थ होता है। भारत का कई धर्मों का देश होने के कारण से संविधान के संस्थापकों ने उसे पथनिरपेक्ष राज्य बनाना उचित समझा। भारत एक पथनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि यह धर्म के आधार पर लोगों के मध्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। यह न तो किसी धर्म को प्रोत्साहित करता है और न ही किसी धर्म को हतोत्साहित करता है। इसके विपरीत संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित किया गया है और किसी भी धार्मिक समूह से संबंधित लोगों को उनकी संसद के धर्म को अपनाने और आचरण करने का प्रसार करने का अधिकार देता है। स्वतंत्र, निष्पक्ष और एकीकृत न्यायपालिका।
हमारे संविधान में न्यायपालिका को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है और इसे विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र भी रखा गया है। भारत का उच्चतम न्यायालय एक एकल एकीकृत न्यायिक प्रणाली के शीर्ष पर है। ये भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है और संविधान के संरक्षक के रूप में काम करता है। यद्यपि विधायिका और द्वारा पारित कोई कानून या कार्यपालिका द्वारा की गई कोई भी कार्यकारी कार्यवाही संविधान के प्रावधान का उल्लंघन करती है तो उसे उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जा सकता है। एकल नागरिकता। भारत का संविधान एकल नागरिकता को मान्यता देता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप का प्रावधान है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। भारत में हम केवल भारत के नागरिक हैं, न कि उससे संबंधित राज्य जिसमें हम निवास करते हैं। ये प्रावधान राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ावा देने में मदद करता है और अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के बीच बंधुता को बढ़ावा देता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। भारत के संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के तहत सभी व्यक्ति नागरिकों को उनके धर्म, जाति, नस्ल, रंग और लिंग के आधार पर कोई विभेद किए बिना चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार प्रदान किया गया है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य भारतीय संविधान निर्माताओं का उदारवादी विचारों से अत्यधिक प्रभावित होना था। सभी नागरिकों को समान नागरिक अधिकार प्रदान करना जिससे राष्ट्रीय भावना का विकास किया जा सके। मूल संविधान में वयस्कता की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई थी, जिसमें 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। आपातकालीन शक्तियाँ क्या है? जैसे देखो, भारतीय संविधान में आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान किया गया है। ये प्रावधान देश को उसके समक्ष उपस्थित किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सक्षम बनाती है। आपातकालीन शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, संवैधानिक तंत्र की विफलता आर्टिकल 356 और वित्तीय आपातकाल 360। शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों के पृथक्करण की संकल्पना के पीछे मूल कारण ये है कि शक्ति का विकेंद्रीकरण। जब एक व्यक्ति व्यक्तियों के समूह में हो जाता है तो वे सरकारी मशीनरी का उपयोग जनहित के स्थान पर व्यक्तिगत हित में करने लगता है। एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह में हो जाता है तो वह सरकारी मशीनरी का उपयोग जनहित के स्थान पर व्यक्तिगत हित में करने लगता है। शक्तियों का पृथक्करण किसी भी व्यक्ति या समूह के हाथ में सत्ता के संकेंद्रण को रोकने का एक तरीका है। इसमें सत्ता का दुरुपयोग कठिन हो जाता है। इसके अनुसार राज्य सत्ता एकल इकाई नहीं बल्कि विभिन्न राज्य निकायों द्वारा एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर किए जाने वाले विभिन्न सरकारी कार्यों का सम्मिश्रण है। विधायिका कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका कानून को लागू करती है और न्यायपालिका उन कानून की व्याख्या करती है। शक्ति पृथक्करण का परंपरागत विचार मॉन्टेस्क्यू द्वारा 1748 में प्रकाशित पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज में दिया गया है। इन्हें सरकार के 3 अंग अर्थात कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के मध्य शक्ति और कार्यों के सख्त और निरपेक्ष पृथक्करण की वकालत की है। इन 3 पृथक्करणों के निकायों के मध्य शक्तियों का वितरण इस प्रकार होगा कि उनके कार्य पूर्णतः पृथक हों और उनके कार्यों में कोई ओवरलैपिंग न हो सके। हालांकि भारत का संविधान शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत के संदर्भ में एक समकालीन दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। हमारे संविधान के तहत शक्तियों का कठोर पृथक्करण है, सिद्धांत और व्यवहार दोनों में व्याप्त नहीं है। चूंकि संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका या मंत्रिपरिषद जैसे कि भारत या ब्रिटेन में विधायिका का भी भाग होता है, इसलिए यहाँ शक्ति का कठोर पृथक्करण मौजूद नहीं हो सकता है। वस्तुतः भारत के संविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के साथ नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को अपनाया गया है। इस सिद्धांत के तहत सरकार के अलग अलग अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एक दूसरे को नियंत्रण में रखते हैं। इसलिए भारत में सरकार का प्रत्येक अंग अपने कार्य क्रियाकलापों के दौरान दूसरे अंगों के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। लेकिन ठीक उसी समय यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक होता है कि सरकार के दूसरे अंग शक्तियों का दुरुपयोग न करें या अपने अधिशेष या सीमा का अतिक्रमण न करें। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न राज्य के उन तीनों अंगों के बीच संबंध का है, अर्थात क्या इन 3 अंगों के बीच शक्ति पूरी तरह पृथक होनी चाहिए या उनके बीच समन्वय होना चाहिए। डॉक्टर दुर्गा दास बसु के शब्दों में
जहाँ तक न्यायपालिका का संबंध है, इस सिद्धांत के अनुप्रयोग शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत में दो प्रस्ताव निहित हो सकते हैं। सरकार के तीन अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में से कोई भी एक अंग समुचित रूप से अन्य दोनों अंगों में से किसी के भी अंतर्गत आने वाली शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता। विधायिका अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं कर सकती है। किसी उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारी को विशिष्ट सत्ता एवं प्राधिकार प्रदान करना प्रत्यायोजन कहलाता है। ये महत्वपूर्ण तथ्य समुचित शब्द है जो शक्ति के एक व्यापक पृथक्करण को ध्यान में लाता है, जहाँ सरकार के किसी अंग को प्रदत्त मुख्य कोर प्रकार एक ही है। हालांकि कुछ विषय के सीमावर्ती क्षेत्र को लेकर कुछ व्याप्ति हो सकती है। इन कानूनी पहलुओं पर न्यायालय की राय यह है कि भारतीय संविधान में शक्तियों का पृथक्करण व्यापक पृथक्करण निहित है। स्वतंत्र अभिकरणों की व्यवस्था, संविधान में दिए गए कुछ विशिष्ट कार्यों को संपादित करने के लिए स्वतंत्र अभिकरण की व्यवस्था की गई। हालांकि भारतीय शासन अधिनियम 1935 में भी ऐसे अभिकरण की व्यवस्था थी जिनमें उनमें से कुछ अभिकरण निम्नलिखित है, जैसे निर्वाचन आयोग। यह संसद, राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था करता है। इस संस्था को कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त रखने के लिए संविधान में कुछ प्रावधान किए गए हैं। नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, ये संघ तथा राज्यों के वित्त और लेखा परीक्षक होते हैं तथा उनको नियंत्रित करते हैं। इसे भी संघीय और राज्य की कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त रखने के लिए संविधान में व्यवस्था की गई है। संघीय और राज्य लोक सेवा आयोग, ये क्रमशः केंद्रीय और राज्य सरकारों की उच्चतर सेवाओं के लिए अभ्यर्थियों की भर्ती हेतु परीक्षाओं का संचालन एवं उनकी नियुक्ति की संस्तुतियां करता है। भारतीय संविधान के स्रोत क्या क्या है, जैसे देखो, भारतीय संविधान इस संदर्भ में भी अद्वितीय है कि इसके निर्माण में विश्व के कई देशों के संविधान का सहारा लिया गया है। हमारे संविधान निर्माता सभी ज्ञात शासन विधानों के कार्यकरण से प्राप्त अनुभव को अपने संविधान में संजोना चाहते थे। यह एक उल्लेखनीय है कि अन्य देश के संविधान से विभिन्न प्रावधानों को ग्रहण करना किसी नकलची मानसिकता का परिचायक नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य भारतीय परिप्रेक्ष्य में समस्याओं और आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाले विश्व के सर्वोत्तम संवैधानिक प्रावधानों को ग्रहण करना है। हमारे संविधान के मूल अधिकार और सर्वोच्च न्याय संबंधी व्यवस्थाओं पर, संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य की नीति निर्देशक तत्वों पर, आयरलैंड का आपातकालीन व्यवस्थाओं पर, जर्मनी का विधायी शक्तियों के वितरण पर, कनाडा का और संसदीय संस्थाओं का ब्रिटेन का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इसके अतिरिक्त हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय शासन अधिनियम 1935 के बहुत से प्रावधानों को शब्दशः ले लिया था। 1935 के अधिनियम के प्रमुख प्रावधान में संघ तथा राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा, उच्चतम न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण और संघ का राज्य के शासन में हस्तक्षेप और द्विसदनी विधायिका आदि सम्मिलित है। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों को संक्षेप में निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम यूके से, ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, तो सांकेतिक प्रमुख राष्ट्रपति, जैसा कि ब्रिटेन की साम्राज्य की स्थिति है। विधि के शासन का विचार, कानून निर्माण की विधि, मंत्रियों की कैबिनेट प्रणाली, प्रधानमंत्री का पद, सरकार का संसदीय स्वरूप, द्विसदनीय विधायिका, एकल नागरिकता, निम्न सदन अधिक शक्तिशाली, मंत्रिपरिषद निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी, लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति और उसकी भूमिका, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का निर्णय, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम। यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, लिखित संविधान प्रस्तावना, मूल अधिकार, लिखित संविधान प्रस्तावना, प्रियम्बल, मूल अधिकार, राष्ट्रपति की स्थिति, राज्य के कार्यकारी प्रमुख और सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति के रूप में, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में उपराष्ट्रपति, राज्यों से संवैधानिक प्रावधान, राष्ट्रपति का महाभियोग, उच्चतम न्यायालय, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा की शक्ति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की पदच्युति। यूएसएसआर, मूल कर्तव्य प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श, ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती सूची का प्रावधान, प्रस्तावना की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम संबंधी प्रावधान। जापान हो गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, वह विधि जिसके आधार पर उच्चतम न्यायालय कार्य करता है। जर्मनी का वाइमर गणराज्य, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। कनाडा से लिया गया एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय योजना, केंद्र राज्यों के बीच शक्ति का वितरण और अपशिष्ट शक्ति केंद्र में निहित होती है। आयरलैंड से राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा एवं सदस्यों का मनोनयन, नामांकन। फ्रांस, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। दूसरा चैप्टर है इसमें संविधान की प्रियम्बल प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना।
प्रस्तावना का शाब्दिक अर्थ होता है भूमिका अर्थात प्रारंभिक परिचय। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सर्वप्रथम अपने संविधान में प्रस्तावना सम्मिलित किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का संबंध उसके उद्देश्य, लक्ष्य और आदर्श और उसके आधारभूत सिद्धांतों से है। संविधान की प्रस्तावना संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ज्ञातव्य है कि जब अन्य सभी उपबंध अधिनियमित किए जा चुके थे, उसके पश्चात प्रस्तावना को अलग से पारित किया गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव ने उपयुक्त प्रस्ताव के आधार पर प्रस्तावना का प्रारूप तैयार किया। संविधान की प्रारूप समिति ने इस प्रारूप पर विचार किया तथा इसमें आवश्यक संशोधन करके संविधान सभा के कार्यों के आखिरी चरण में इसे पारित किया, ताकि ये संविधान के विभिन्न प्रावधानों के अनुरूप हो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विशिष्ट भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। प्रख्यात न्यायविद संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। प्रस्तावना की विषय वस्तु क्या है? जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद के द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। कुछ अति महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? प्रस्तावना की प्रकृति न्यायोचित नहीं है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। प्रस्तावना में कोई भी संशोधन केवल अनुच्छेद 368 के अधीन ही हो सकता है। अब तक प्रस्तावना को केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 तथा 3(1)1977 को संशोधित कर इसके पहले पैरों में 2 शब्द समाजवादी और पहले पैरा में 2 शब्द समाजवादी पथनिरपेक्ष एवं छठे पैरा में अखंडता शब्द सम्मिलित किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में निहित मूल तत्व क्या है? संविधान की प्रस्तावना में निहित 4 मूल तत्व हैं। एक तो संविधान की शक्ति का स्रोत। प्रस्तावना में उल्लेख है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। भारत की प्रकृति। प्रस्तावना में उल्लेख है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था वाला देश है। संविधान का उद्देश्य क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। संविधान लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949। क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? देखो, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, ये विवाद का विषय रहा है। प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है या नहीं, ये हमेशा से विवाद का विषय रहा है। बेरूवाड़ी वाद 1960 में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। बेरूवाड़ीवाद 1960 में उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। हालांकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व के संवैधानिक रुख में संशोधन करते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। बेरूवाड़ी और केशवानंद भारती। प्रस्तावना के निर्वाचन एवं संशोधन से जुड़े विभिन्न केसेस क्या हैं? जैसे केसेस है 18। प्रस्तावना के निर्वाचन एवं संशोधन से जुड़े विभिन्न वाद क्या हैं? केसेस जैसे कि बेरूवाड़ी संघ, गोलकनाथ, केशवानंद भारती, रघुनाथ राव आदि वाद इससे जुड़े हुए हैं। बेरूवाड़ी संघवाद 1960। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान में निहित सामान्य प्रयोजनों को दर्शाता है, अतः ये संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। गोलकनाथवाद 1967। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जहाँ संविधान की भाषा अस्पष्ट या संदिग्ध हो, वहाँ उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। केशवानंद भारतीवाद 1973। उच्चतम न्यायालय ने बेरूवाड़ी संघवाद में दिए गए स्वयं के निर्णय को अस्वीकार कर दिया और ये व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। यहाँ न्यायालय ने यह भी कहा कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन भी कर सकती है, लेकिन प्रस्तावना में निहित मूल ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता। उसके बाद है
रघुनाथ राव बनाम भारत संघवाद 1993। उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित बातें कही। उसने कहा कि प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं है। विधि की शक्ति का स्रोत विनिर्दिष्ट अनुच्छेद ही हो सकता है। प्रस्तावना विधानमंडल की शक्ति पर प्रतिबंध आरोपित करने का स्रोत नहीं है। संविधान के संदिग्ध और द्विअर्थी उपबंधों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना उपयोगी है। एस.आर. बोमई वाद 1994। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। सरकार का प्रजातांत्रिक स्वरूप, संघीय संरचना, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, पथनिरपेक्षता, समाजवादी स्वरूप, सामाजिक न्याय, न्यायिक पुनर्विलोकन भी इसकी मौलिक संरचना में सम्मिलित है। LIC ऑफ इंडिया वाद 1995। उच्चतम न्यायालय ने पुनः व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। प्रस्तावना में उल्लेखित प्रमुख शब्द क्या क्या है? जैसे देखो, प्रस्तावना में कुछ प्रमुख शब्द का उल्लेख किया गया है जो हमें निहित मूल्य और दर्शन के घोतक हैं, जैसे कि संप्रभु, समाजवाद, पथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, अन्य संक्षेप है। जैसे देखो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। जैसे संप्रभु शब्द का आशय है कि भारत अपने आंतरिक तथा बाह्य मामले का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। ये अपने आंतरिक और बाह्य मामले का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र है। यद्यपि वर्ष 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना। यद्यपि राष्ट्रमंडल संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता किसी भी तरह भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती है। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा का अधिग्रहण अथवा किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा में के किसी हिस्से में दावा छोड़ सकता है। वस्तुतः यह पद बिना किसी बाह्य दबाव या प्रभाव के आत्मनिर्णय की शक्ति का घोतक है। समाजवादी। मूल प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का उल्लेख नहीं था क्योंकि संविधान हमारे देश को किसी विशिष्ट संरचना के साथ नहीं जोड़ता था। लेकिन 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। ये बात ध्यान देने योग्य है कि भारतीय समाज लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि समाजवादी समाज, जिसे राज्य आश्रित समाजवाद भी कहा जाता है, जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों पर राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन सम्मिलित है। लोकतांत्रिक समाजवाद वस्तुतः मिश्रित अर्थव्यवस्था की आस्था रखता है, जहाँ सार्वजनिक और निजी के साथ साथ एक साथ क्षेत्र मौजूद होते हैं। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है, जिससे गांधीवादी समाजवाद की ओर ज्यादा झुकाव है। पथनिरपेक्ष। भारत के संदर्भ में पथनिरपेक्ष का अभिप्राय है कि भारत किसी एक धर्म या धार्मिक विचारधारा से निर्देशित नहीं होता है। भारत के संदर्भ में पथनिरपेक्ष का अभिप्राय है कि भारत किसी एक धर्म या धार्मिक विचारधारा से निर्देशित नहीं होता है, किंतु उसका अर्थ ये नहीं है कि राज्य किसी धर्म विशेष के विरुद्ध है या अपने सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता है। साथ ही संविधान धार्मिक आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव पर भी रोक करता है। अर्थात पथनिरपेक्षता से आशय धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध और सभी धर्मों के प्रति सम्मान का भाव है। पथनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा के अनुसार धर्म और राज्य दोनों अलग अलग हैं। इसके अनुसार धार्मिक संस्थान एवं पदाधिकारियों का राज्य और पदाधिकारियों से पृथक्करण होना चाहिए। 1974 में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यद्यपि पथनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकारों को जोड़ा गया है। कालांतर में पथनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है। लोकतंत्रात्मक हो गया। संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है, जहाँ सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को अपने देश के शासन में भाग लेने का अधिकार है। लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है। लोकतंत्र के दो प्रमुख प्रकार हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी राजनीतिक एवं प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। जैसे स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को परिपरीक्षा, रिफरेंडम और इनिशिएटिव या प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना और जनमत संग्रह के माध्यम से सुनिश्चित किया जा सकता है। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनता की ओर से सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करते और सरकार चलाते हुए कानून के निर्माण करते हैं। इस प्रकार के लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। ये दो प्रकार की होती है, संसदीय और अध्यक्षीय।
देखो, भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोक रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की व्यवस्था है। भारतीय संविधान में रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी प्रतिनिधि के संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, जिसमें कार्यपालिका अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। वयस्क मताधिकार, सामयिक चुनाव, विधि की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था में निहित लोकतांत्रिक लक्षण है। संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया गया है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को भी सम्मिलित किया गया है। लोकतंत्र के तहत लोकतांत्रिक सरकार की ही कल्पना नहीं है, बल्कि ऐसे समाज की कल्पना है जिसमें विचारों का मुक्त आदान प्रदान हो और प्रत्येक व्यक्ति की समाज में समान प्रतिष्ठा हो। गणराज्य हो गया। गणराज्य से अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जहाँ राजनीतिक संपूर्णता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा में केंद्रित होने के स्थान गणराज्य से अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जहाँ राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा में केंद्रित होने के स्थान पर जनता में निहित होती है और कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग विद्यमान नहीं होता है। प्रत्येक सार्वजनिक कार्यालय बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला होता है। गणतंत्र में राज्य प्रमुख सदैव प्रत्यक्ष और अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, जैसे अमेरिका अथवा भारत में राज्य के प्रमुख राष्ट्रपति को निर्वाचन द्वारा पद प्राप्त होता है, आनुवंशिकता के आधार पर नहीं। इसका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। न्याय का समान अर्थ एक ऐसी स्थिति से है जहाँ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो और सबको उसके उचित अधिकार प्राप्त हो। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की संकल्पना की गई: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से ग्रहण किया गया है। उनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के द्वारा की जाती है। सामाजिक न्याय से अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जो जाति, मूल, वंश, लिंग, जन्मस्थान, धर्म और भाषा आदि से किसी भी प्रकार पर किसी के साथ भेदभाव न किया जाए तथा समाज में सबको समान अवसर प्राप्त हो। इसका अर्थ है कि समाज में किसी वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार किया जाना। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाए। इसमें संपदा, आय, संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। सभी नागरिकों को समान रूप से मतदान, चुनाव लड़ने और सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार हो। प्रस्तावना में निहित न्याय शब्द के भाव से संबंधित कुछ मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और अन्य अनुच्छेद हैं। सामाजिक न्याय। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत। भारतीय संसद ने अस्पृश्यता निषेध अधिनियम 1955 बनाकर इसे दंडनीय अपराध घोषित किया। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत किया गया। राज्य, सैन्य और शैक्षणिक क्षेत्र के अतिरिक्त कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। बाद में भारत रत्न, पद्म पुरस्कार के अनुच्छेद 18 से असंगत होने के मुद्दे पर उठे विवाद के लोक में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद समाज सेवा सहित ऐसे अन्य क्षेत्र में भी उपाधि प्रदान की जा सकती है। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्लभ वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। राजनीतिक न्याय जैसे कि देखो, अनुच्छेद 14 से 18 के लिए समता के अधिकार राजनीतिक न्याय के आधार है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं। अनुच्छेद 39 को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। स्वतंत्रता। देखो, प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता उल्लेखित है। इसका अभिप्राय यह है कि किसी भी नागरिक को समान रूप से इच्छानुसार धर्म पालन करने और अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता हो। राज्य उन विषयों में तब तक हस्तक्षेप न करें जब तक दूसरों की स्वतंत्रता अथवा अधिकार बाधित न हो। हालांकि स्वतंत्रता का अभिप्राय ये नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ भी करने का अधिकार मिल गया है। स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग संविधान में उल्लिखित सीमाओं के अंतर्गत ही किया जा सकता है। संक्षेप में कहा जाए तो प्रस्तावना में प्रदत्त स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 से लिया गया है। प्रस्तावना में निहित स्वतंत्रता शब्द के भाव से संबंधित कुछ मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और अन्य अनुच्छेद हैं।
अनुच्छेद 19 वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आवाद संचरण की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी भाग में बसने और निवास करने की स्वतंत्रता तथा कोई भी वृत्ति और आजीविका, व्यापार और कारोबार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 अंतःकरण एवं धर्म के अबाध रूप से मानने और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 हो गया कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। समता। समता का अभिप्राय है कि न्याय, कराधान, लोकपद और नियोजन के संबंध में सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जाना। इसके अंतर्गत समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकार का न होना भी शामिल है। हमारे संविधान में मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत इस सिद्धांत को प्रभावी बनाया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रत्येक नागरिक को स्थिति और अवसर की समता प्रदान करती है। इस उपबंध में समता के 3 आयाम शामिल है: नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक। मौलिक अधिकारों के तहत निम्न प्रावधान नागरिक समता को सुनिश्चित करते हैं। अनुच्छेद 14 से 18 विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 14 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 15 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 16 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 उपाधि का अंत। अनुच्छेद 18 संविधान में 2 अन्य उपबंध हैं जो राजनीतिक समता को सुनिश्चित करते प्रतीत होते हैं। प्रथम, धर्म, जाति, लिंग और वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल करने से अयोग्य ठहराना। अनुच्छेद 325। दूसरा, लोकसभा और विधानसभाओं के लिए वयस्क मतदान का प्रावधान। अनुच्छेद 326 आर्थिक समता के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत महिला तथा पुरुष को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और समान काम के लिए समान वेतन के अधिकार को सुरक्षित करते हैं। अनुच्छेद 39 बंधुता। बंधुता का अर्थ है कि भाईचारे की भावना। मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 51 को में भी ये उल्लेख है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय और वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे होकर सौहार्द और अपनी आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा। प्रस्तावना में बंधुता के संबंध में 2 बातों का उल्लेख है कि व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना, देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना। इन्हीं कारणों से संविधान में अस्पृश्यता का निषेध अनुच्छेद 17 में किया गया है और इसका व्यवहार अपराध बना दिया गया है। प्रस्तावना, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य पारस्परिक संबंध। प्रस्तावना, मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान के अभिन्न अंग हैं। प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसलिए संशोधनीय भी है, किंतु इसमें उल्लिखित संविधान के आधारभूत लक्षण में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। केशवानंद भारतीवाद 1973। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए मूल अधिकार स्वतंत्रता तथा समानता के संकल्प की व्यवहारिक समाप्ति सुनिश्चित करने वाले साधन हैं। ये न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय अधिकार हैं। ये प्रतिषेधकारी हैं तथा राज्य पर नकारात्मक दायित्व आरोपित करते हैं। संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक तथा सामाजिक तथा आर्थिक न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राज्य के सकारात्मक कर्तव्य हैं। इसमें अंतर्निहित सिद्धांत है, राष्ट्र के शासन के मूलभूत सिद्धांत हैं। ये न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय है। ये शासन, प्रशासन, विधायिका द्वारा संतुष्ट किए जाने योग्य संवैधानिक अपेक्षाएं हैं। अंततः प्रस्तावना, मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व एक ही संवैधानिक ढांचे के अभिन्न अंग है और समान रूप से महत्वपूर्ण है। प्रस्तावना से संबंधित हालिया विवाद क्या है? पृष्ठभूमि 26 नवंबर 2015 और 26 जनवरी 2016 क्रमशः संविधान के अंगीकृत और लागू होने की 66वीं वर्षगांठ को 2 अलग-अलग सरकारी विज्ञापनों में मूल प्रस्तावना का विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। इस प्रकार उक्त विज्ञापन में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए 3 शब्द समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता को स्थान नहीं दिया गया। इसके बाद विभिन्न विपक्षी दलों एवं नागरिक समाज के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा सरकार के इस कदम की आलोचना की गई है। इसी दौरान केंद्र सरकार के एक मंत्री के इस बयान पर कि इस बात पर अब हम बहस होनी चाहिए कि क्या समाजवाद और पथनिरपेक्ष जैसे शब्दों का प्रस्तावना में स्थान दिया जाना चाहिए अथवा नहीं, ये विवाद सुर्खियों में रहा था। समाजवादी और पथनिरपेक्ष शब्दों को हटाने में पक्ष तर्क। समाजवाद शब्द का आशय है कि पूंजी, संपत्ति, भूमि आदि उत्पादन के साधन पर राज्य का स्वामित्व, उनके वितरण में समानता। यही कारण है कि संविधान